नाजरीन, आप देख रहे हैं जे&के इनसाइट्स और मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह। आज हमारे लिए यकीनन ये बड़ी इत्मीनान की बात है कि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज के ऊपर एक जानी-मानी शख्सियत, एक एक्सपर्ट प्रोफेसर शकील अहमद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और ये ऐसी एक जानकारी पानी के ताल्लुक़ से रखते हैं जिसमें इन्होंने बहुत काम किया है अर्थ साइंसेज़ में, और उसमें जहाँ जहाँ वाटर क्राइसिस रहे हैं तो इनकी सर्विसेज को वहाँ पे यूटिलाइज़ किया गया और इनका इतना बड़ा काम है कि इसके ताल्लुक़ से इनको इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर वाटर साइंस से नवाजा गया। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब कुछ तारुफ़ अपना मज़ीद आपसे कराएं और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। आप अपना तारुफ़ थोड़ा हमारे नाजरीन को बताइएगा, फिर हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मुशर्रफ साहब का कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे। मैं यहाँ बैठ करके अपनी बातें शेयर कर ले रहा हूँ आप लोगों से, और ये बड़ी अच्छी बात होती है। कभी भी हर चीज़ को शेयर करना चाहिए, तभी जाके तरक्की होती है, तभी आगे बढ़ते हैं। मैं बेसिकली तो अर्थ साइंटिस्ट हूँ, जिसे जियो साइंटिस्ट कह सकते हैं आजकल के ज़माने में, और ज़मीन के नीचे जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू से मैं उसमें लगा रहा, और अल्लाह के फजल से मैं फ्रांस में पेरिस स्कूल ऑफ माइंस से हमने PhD की, और ये बहुत अच्छी बात रही। मुझे अब लग रहा है कि हर एक शख्स को उस उम्र, जब मैं गया था 25 साल का था, तो उस वक्त जो छाप पड़ती है दूसरी जगहों की वो बहुत काम आती है, और वो उसने वाकई मुझे बहुत ज़्यादा तब्दीली लाई मेरे में भी, और मैं बहुत अच्छा काम कर सका अल्लाह के फजल से आगे भी वहाँ से। उसके बाद फिर मैं आकर के मैं CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में करीब 37 साल तक सर्विस की, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट हुआ। और उसके बाद अभी भी अल्लाह के फजल से जब तक मैं क़ुव्वत है, मैं बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट के बाद भी काम किया, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, अभी एट प्रेजेंट मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में कंसल्टेंट हूँ, और बेसिकली एज ए प्रोफेसर भी था उसमें कुछ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी जो भी अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी, जो कुछ कर पाया, उसको लोगों को मैं बता सकूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आफ्टर ऑल हर एक की ज़िंदगी मुख्तसर होती है, और जो भी हमारे पास नॉलेज है वो जा कर के दूसरों को पहुंचेगा। तो मैंने फिर वो जियो साइंटिस्ट में बहुत चीज़ें होती हैं, तो मैंने चॉइस की इसकी ग्राउंड वाटर की, कि ग्राउंड वाटर भी ज़मीन के नीचे होता है। ज़मीन के नीचे वैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो इंसान की ज़रूरियात की ज़्यादातर चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, ज़मीन से ही आती हैं, और लोग समझते नहीं है, लेकिन फिर भी तो मुझे ये सलाहियत थी कि मैं उसके नीचे, चूँकि जियोफिज़िक्स पढ़ी थी मैंने, तो जो ज़मीन के नीचे जो चीज़ें होती हैं उसको समझ सकूं और उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकूं, निकाल सकूं। तो मैंने ग्राउंड वाटर शुरू से ही चुना, उसमें जितना भी हो सका था आगे बढ़ा, मॉडलिंग की, बहुत से एडवांस जो मैंने वहाँ से भी सीखा फ्रांस से। उसके बाद आने के बाद जो था तो बहुत से प्रैक्टिकल किए। तो मैं अब वाटर के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि वही देखिए, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कि सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन के माध्यम से हमारे डॉक्टर साहब आज पुंछ तशरीफ़ लाए, और ख़ुसूसी तौर पर सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन ने कुछ गाँव जो है वो पिछली मरतबा टूर के दौरान सेलेक्ट किए थे, लोगों से बात की और उनसे पूछा कि कहाँ कहाँ ज़्यादा वाटर क्राइसिस हैं। तो उसमें गानी का कुछ एरिया था, उसके गांव थे कुछ। ये कुआड़ियाँ एक जगह है, जब मैडर और पुंछ के रूट पे वो पड़ती है। जुलास और सलोत्री का एरिया है, उसमें वाटर क्राइसिस हैं। इसी तरह से यहाँ हमारे टोकड़ी का इलाका है, उसमें पानी की बहुत बड़ी शिद्दत से उसकी कमी महसूस की जा रही है। कस्बा है जैसे, वहाँ इश्यूज़ हैं। ये आपके पास जंदरोला है, उसमें पानी की प्रॉब्लम है। इसी तरह साथरे के सेंट्रल एरिया जो है उसमें पानी की प्रॉब्लम है। सुरनकोट में जो पुमरोट एरिया है उसमें प्रॉब्लम है। स्नेक टॉप है उसमें। तो ये कुछ गाँव सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन ने जो है वो सिलेक्ट किए थे, जिसके ऊपर डॉक्टर साहब की एक्सपर्ट
एक्सपर्ट राय लेने के लिए और फिर इनके थ्रू अवेयरनेस लाने के लिए इनको यहाँ पे पुंछ में लाया गया। तो डॉक्टर साहब, ये जो मैंने आपको गाँव गिन के बताए, तो इसमें ये बरसों से वो प्रॉब्लम जो है वाटर क्राइसिस की वो बनी हुई है और वो दूर नहीं हो पा रही है। तो ये इतने साल आज़ादी के बाद भी आज लोगों को उसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। तो अब आप इसके हवाले से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सपर्ट राय है, वो ज़रूर नाजरीन के सामने रखिए। ज़रूर। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि CDR सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन ने ये काम किया, क्योंकि मैं अक्सर हैदराबाद में भी था तो मैं देखता था इंडिया के मैप में हमेशा जो है जो JNK खाली पड़ा रहता था, वहाँ कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं था। और ये मुझे जब मतलब मैंने ये रिपोर्ट दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम ये बड़े डिटेल में और लोकल लेवल पे काम किया। मैंने रिपोर्ट को पढ़ी, लेकिन उसमें बहुत दिन हो गए, कई साल हो चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं कि इसको हम रिवाइव करेंगे और उसमें डेफिनेटली बहुत सारे बदलाव हुए होंगे, उसमें नेचुरल भी और लोगों से भी उसको देखा जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा जो पानी की बात है, पानी एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आप कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता बिना पानी के, हर जिंदा चीज़ के लिए तो उसको समझना एक हर एक की ड्यूटी, अपने आप ड्यूटी होती है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज़रूरत होती है तब आदमी को समझ में भी आता है जी। और अब मैं इसको क्या कहूँ, अच्छी बात कहूँ या बुरी बात कहूँ, रसगुल्ला हर आदमी पानी की वजह से परेशान तो है। इसलिए अगर आप उससे कुछ कहें कि ऐसे करो तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा करने के लिए, वरना पहले लोग नहीं करते थे भी। ये बात सही है। देखिए, सबसे मैं बहुत ही सिंपल लहजे में बनाना चाहूँगा कि पानी को क्या करना, हर एक की ड्यूटी क्या होती है। ये बिल्कुल पानी जो होता है या ग्राउंड वाटर को चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एकदम से आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है। उसमें मुख्तलिफ सोर्सेज से जमा किया जाता है और मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए उसको खर्च किया जाता है। अब आपको यही समझना है, आप खुद जानते हैं, सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट है, आप जानते हैं, हर वक्त जाते हैं, हर इंसान जो है चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इस उसमें रहता है कि भाई हमारी पासबुक में बैलेंस कितना है। जी, सही है। और यहाँ पर कोई नहीं देखता। तो अगर ये काम कर लें तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले ये है। अब हाँ, मसला यहाँ पर ये है कि जो बैंक अकाउंट में जमा करना या निकालना बहुत ही क्लियर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हमको बहुत चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती है, रिकॉर्ड नहीं बनता। हाँ, उसमें दो चीज़ें, एक सरफेस वाटर होता है, एक ज़मीन के नीचे पानी होता है, ग्राउंड वाटर जिसे कहते हैं। सरफेस वाटर तो तब भी कुछ हद तक दिखाई देता है, आप समझते हैं कहाँ जा रहा है, किधर से आ रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर नहीं जा रहा। उसके लिए आपको जियो साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और पहले के ज़माने में हुआ क्या था कि जो वाटर अवेलेबिलिटी, जिससे हम अभी बैंक की बात करते हैं बैलेंस में, वाटर अवेलेबिलिटी जो हमारे पास जितना रकम होती हो वो बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू हमारे जो खर्च से। तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। आप खुद ही समझिए, आपके अकाउंट में अगर कई करोड़ रुपए हो, आप खर्चा हज़ारों में हो, तो आपको कभी आप नहीं जाएंगे पासबुक लेकर के आप बैलेंस देखने के लिए उसका। तो ये था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे खर्च बढ़ते गए, जैसे ज़रूरत बढ़ती गई, इंडस्ट्री आई, और उसके अलावा जो आजकल सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ने हर तरह की जो डायनेमिक्स थी वाटर की वो बदल दी है उसमें। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बदल गई है उसकी। तो हमको भी उसको समझना बहुत ज़रूरी पड़ेगा और उसके हिसाब से उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हम उसको रोक नहीं सकते। सही, मैनेज कर सकते हैं बस। हाँ, सिर्फ हमें समझें उसको, उसी हिसाब से हम भी मैनेज करें ताकि हमें कोई नुकसान न होने पाए और नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही हैं उनके लिए भी कुछ बचा रही है। इसीलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जो वाटर साइंस है ये बहुत ही लोअर लेवल से पढ़ाई जानी चाहिए। जी, आपको सिविक्स पढ़ाई जाती है, जैसे पढ़ाया जाना चाहिए। सिविक्स पढ़ाई, सिविक्स तो आप घर में भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इशू नहीं है कोई। लेकिन उसी लेवल से जो है तो आपको वाटर साइंस पढ़ाना चाहिए कि वाटर आता कहाँ से, जाता कहाँ है, क्या करता है, कैसे उसको हम क्या करें उसके साथ ताकि हमें नुकसान ना हो कुछ भी। इसके अलावा जो है ये हर एक फ़र्द का फ़र्ज़ है कि उसको समझे। जी, चाहे हम पढ़े लिखे ना हो तो भी समझना, वो लोग समझते हैं। जी, पहले के लोग जो थे, जैसे आप देखिए खेती करते थे, किसान थे, उनको बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन उनके साथ यही एडवांटेज थी कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, खर्च कम था। हाँ, और नंबर भी कम था। हाँ, वो पॉपुलेशन कम थी, कंफर्टेबल थे, वो उस वजह से वो इजी थे। लेकिन अब वो हालात नहीं है, चाहे उससे बैड लक कहें, पॉपुलेशन बढ़ गई है, नीड्स बढ़ गई हैं, हर चीज़, तो नीड्स भी मल्टीपल डायमेंशन पे। एग्जैक्टली। तो इसीलिए इसको बड़ा बहुत ज़रूरी है कि समझें हम, हर एक को अपना अपना फ़र्ज़ समझना पड़ता
सकता है। और इसमें यही होता है ख़ास तौर से कि हमारी वाटर एबिलिटी कितनी है और हमारी डिमांड कितनी है। अगर इसको आपने समझ लिया, बैलेंस कर लिया, तो आप जिसे कहते हैं आजकल सस्टेनेबिलिटी, जी, यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे और उसको आजकल फोकस रखा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी, नाजरीन, आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि हम कोई एक एक्टिविटी करें तो ऐसा ना हो कि उस एक्टिविटी की वजह से 10 चीज़ें और जो है वो डैमेज हो जाएं। तो हमको कुछ भी करना है तो बायोडाइवर्सिटी को नज़र में रख करके करना है, ताकि वो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो खतरे में ना पड़ जाए। हमें जो भी मिला है नेचर से, अल्लाह ताला से, उसे हम आने वाले जनरेशन को जो है तो सही तरीके से देना है, ख़राब करके नहीं देना है। तो ये तो फिर फर्ज नहीं होगा वहाँ। सही, तो ये है। तो अब सवाल ये था, मैं अब बिल्कुल स्पेसिफिक आना चाहता हूँ, थोड़ा साइंटिफिक रहेगा ये, कि अलग अलग जगहों पर देखिए, मैं बताऊं कि हिंदुस्तान जो हमारा कंट्री है उसकी जो नेचुरल कंडीशन है, पॉपुलेशन तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी से डिमांड बढ़ती है, डिमांड उसी प्रोपोर्शन होती है, जितना हम रहेंगे ज़्यादा रहेंगे उतना का। इसके अलावा जो कुदरती जो रेनफॉल होती है वो दुनिया के मतलब जो ग्लोबल रेशियो है उससे जो है 16% है जी। अब आप 4% है, सॉरी, वो 4% है, और दुनिया की जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो 16% है। आप सोचिए कि आपको जो मिल रहा है वो 4% है और आपको जो खर्च करना है वो 16% है, तो इससे बहुत बड़ा गैप है, मिसमैच है। इसके अलावा जो लैंड रिसोर्सेज आपकी 2.5 है, तो यहाँ भी मिसमैच है और वो श्रिंक हो गया। दूसरा मसला जो आता है वो इंडिया में कि बारिश थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है। आप देखें यूरोप में बारिश हर महीने होती है कि हर दिन होती है, ऑलमोस्ट मेडिटेरियन क्लाइमेट है, यहाँ मानसून है। तो अब हमारे पास 4 महीने बारिश होती है, 5 महीने, उसके बाद बाकी 7 महीने 8 महीने पूरा चलता है, मैनेज करना पड़ता है। यहाँ भी मैनेजमेंट आता है जी। इसका मिसाल आप सिंपल ले लीजिए, जो लोग सैलरीड होते हैं, हर महीने हमारी सैलरी होती है, हमारी प्लानिंग उसी हिसाब से होती है। फर्ज करिए कि आपकी सारे साल की सैलरी 2 महीने में दे दी गई, तो आपका मैनेजमेंट बदल जाएगा, आप वो काम नहीं करेंगे एग्जैक्टली जो आप पहले करते थे। तो यही सारी फिलॉसफी है कि हमारा पानी कैसे आता है, कहाँ से आता है और उसको कैसे हम खर्च करें उसको। तो ये अब ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जानकारी सबको नहीं हो सकती है जी। ख़ास तौर से जो रेनफॉल हो रही है हम देख रहे हैं। चलिए हम एक कदम आगे बढ़ते ये भी कर सकते हैं कि हर इंसान या हर घर में जो है आप रेनफॉल को मेजर कर सकते हैं। आप AMD की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, आप सीधा ये जैसे देखिए ये कप है वहाँ जी, इस तरह का कोई कंटेनर आपने घर में रख दिया छत के ऊपर, और जब भी हर दिन सुबह 8:30 बजे जैसे IMD करता है, जाइए देखिए कितना पानी इसमें आया, उसकी हाइट नाप लीजिए। इट्स सो सिंपल, पता चल जाएगा आपको, पता चल जाएगा कि आपको कितना पानी बारिश ने दिया, आपके पड़ोसी को कितना दिया, या आपके दूसरे स्टेट को कितना दिया। इसलिए असल में हुआ क्या था कि जब हम लोग जाते थे काम करने हैदराबाद में भी जी, ज़्यादातर रूरल एरिया में था वो, तो कई बार लोग वहाँ गुस्से में थे, आप लोग क्या करते हो, आते हो जाते हो, कुछ होते हो। उन्होंने पूछा कि मैं, फिर उसने पूछा एक आदमी ने कि हमारे घर में तो जो बोरवेल है उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो पड़ोसी के पास बहुत सारा पानी है। अच्छा, तो हमने कहा भाई रुको, इसका जवाब हम अगले साल देंगे आपको। तो फिर हमने ये मुहिम शुरू की कि भाई आप लोग सभी मदद करें। हाँ, तो उससे जब लोग आए तो हाँ वाकई कितनी पड़ी है, तो हमने कहा भी देखिए सोर्स पे डिपेंड करता है, जिसके यहाँ जहाँ जिस रीजन में बारिश ज़्यादा हो रही है, पानी ज़्यादा मिल रहा है, पानी उसमें ज़्यादा अकोमोडेट, तो आप खुद ही मेजर करें। अच्छा, अब चूँकि ये तो ऐसा है कि आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसकी नॉलेज तो आपको काम आएगी, उसकी नॉलेज होगी तो आप उसी तरह से बिहेव करेंगे, उसी तरह कंट्रोल। देखिए राजस्थान में क्या होता है, पानी कम बरसता है, लोग ऐसे नहाते हैं कि कोई मतलब चारपाई जिसे कहते हैं कि पानी जो उसके नीचे गिरता है छन करके वो उसे कलेक्ट करते हैं। अच्छा, एंड देन यूज इन समवेयर एल्स, बाथरूम में कहीं भी या वॉशरूम में या टॉयलेट में कहीं भी। अच्छा, हम नहीं करते, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ नहीं करते हैं। तो यही चीज़ है, बस और कुछ नहीं है कि जितनी हमारी जितनी चादर है उतनी पैर फैलाने वाली बात है। और फिर ऐसा एक था कि मिसमैच ना हो जाए। सिर्फ ये है कि हमें समझना है जी, और हमारे साथ ये दिक्कत भी है कि हमें समझना है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरफेस वाटर तो थोड़ा बहुत समझ में आता दिखाई पड़ता है, ग्राउंड वाटर नहीं। यहाँ हमारे जैसे साइंटिस्ट की ज़रूरत है जी, कि हम उसे बताएं लोगों को। हम लोग जो है तो लोग रिसर्च करते हैं,
मालूम करते हैं उसके ज़मीन नीचे क्या है, उसको बताते हैं। तो इस हिसाब से, और जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, अब नाउ आई एम कमिंग टू द ऑलमोस्ट एंड, ये जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है हमारा माउंटेन्स रीजन है, आपको हर 1-2 किलोमीटर पे अच्छे माउंटेन मिल जाएंगे, हिल्स मिल जाएंगे और वैली मिल जाएगी, इवन अनइवन रफ टेरेन है। तो ये उसमें उससे फ़र्क क्या पड़ता है, और जगहों से जैसा आप उत्तर प्रदेश में जाइए 200-300 किलोमीटर पे कोई लेवल ही चेंज नहीं होता है, वो एक ही लेवल पर चलते हैं। तो वहाँ पर जो स्लोप होता है वो अलग है, बहुत अलग है यहाँ से। तो जो बारिश होगी वो क्या, उसका जाने का, उसका आगे बढ़ने का सिलसिला सिर्फ स्लोप, सबसे पहले स्लोप पर डिपेंड करता है। अच्छा, फिर फॉरेस्टेशन है, फिर सॉइल है, फिर अंडरग्राउंड जो स्पेस है वो है। तो अभी चूँकि हमारी बारिश क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह हो रही है कि वो ज़ाया हो जा रही है। अच्छा, अब मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं आया था, लेकिन ये बता सकता हूँ कि वो ज़ाया हो जा रही है, उसे हमें रोकना है। उसे किसी तरह करके कहना भी, आप रुको, आप ऊपर से मत जाओ, बल्कि उसको ज़मीन के नीचे से जाओ। अच्छा, राइट। तो यही चीज़ मैं अभी यहाँ यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ कि जो माउंटेन में बारिश होती है उससे हम जगह जगह पर थोड़ा, पहली बात तो जो आप रोकें उस पानी को। आप देखें कि ये जो हिल है उसके स्लोप होता है बहुत, उसके परपेंडिकुलर अगर आप गड्ढा खोद रखें तो पानी उसमें जब गिरेगा तो उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, और फिर वो अब्ज़ॉर्ब भी करेगा, सीप करेगा, जो तो इन्फिल्ट्रेट करेगा। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं तो हम लोगों ने वहाँ बनाया रिचार्ज पिट, कहते हैं जिसे। अच्छा, तो बहुत नीचे बहुत बड़ा गड्ढा, 15 फीट समझ लिए, कम से कम 12-15 फीट, ताकि जो पानी उसमें जाए वो सीधा हमारे ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर बिल्कुल सरफेस पर नहीं होता है, वो थोड़ा काफ़ी फीट नीचे। जी, ग्राउंड वाटर जो होता है टेक्निकल टर्म में होता है वो सैचुरेटेड जोन होता है जी, और उसके ऊपर होता है वो अनसैचुरेटेड जोन होता है, तो उसे ग्राउंड वाटर नहीं कहते हैं। तो वो कुछ मुद्दत निकलता है, बाद में बंद ही हो जाता है वो। हाँ, तो वो लेवल पर रहता नहीं। देखिए, वो तो वही चीज़ होगी, उसमें पानी अगर नहीं रिचार्ज हो रहा है तो फिर आप ड्राई होना है। तो इसीलिए चूंकि आप ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग एक और रिचार्ज पिट बनाइए, 15 फीट 20 फीट तक भी जा सकते हैं, ताकि जो पानी उसमें डाले वो सीधा लैंड अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए। हाँ, ग्राउंड वाटर चला जाए। थोड़ी सी जैसे बारिश होती रहेगी और वो एब्जॉर्ब होता जाएगा, थोड़ी सी उसकी वो टेक्निकलिटी है कि क्या आप नीचे डालें, थोड़े पेबल डालें ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और बहुत फ़ायदा, देखिए आप जो अभी क्या हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पानी एब्जॉर्ब होकर के नीचे सीप करके जाता था, ग्राउंड वाटर बनता था, वो कम हो गया है। उसका 2 रीज़न मोटे तौर पे ये है कि बारिश बहुत तेज़ होती है, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स, और 2 बारिश के दरमियान बहुत बड़ा गैप होता है। तो जो इन्फिल्ट्रेशन होता भी है वो जब गैप आता है तो वो वापस चला जाता है फिर एटमॉस्फेयर को, तो हर तरह से लॉस होता है हमारा। तो इसको करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको रोकें और फौरन हेल्प करें कि वो ग्राउंड वाटर बन जाए और वो रिचार्ज होता रहे वो बार बार। तो अब ये बात हमने ऐसे भी पहले भी की थी कि भी लोग नाराज़ होंगे, अरे भाई अगर आप ऐसे रोक देंगे तो फिर नदियों में पानी कैसे जाएगा। नदियों में पानी कैसे भी जाएगा, क्योंकि नदियों में पानी ग्राउंड वाटर से भी जाता है और फिर अगर आप रोक लेंगे उसको तो उसका फ़र्क ये होगा कि जो नदियों में पानी ऊपर से 10 मिनट में जाता था वो 6 महीने में जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सोचिए कितना फ़र्क है। हाँ, सही। तो वो आपका नुकसान नहीं करेगा, और आपको जहाँ चाहिए 6 महीने, क्योंकि आपको 6 महीने ड्राई होता है तो उसे पानी चाहिए जी, तो आप वहाँ से निकाल लीजिए। तो ये तो मैं मोटे तौर पे है उसकी, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए कि ज़मीन नीचे कहाँ क्या है, भी, फिर वो नॉलेज भी। तो पहला तो ये है कि भाई आदमी, हर आदमी को समझना है कि हमें पानी के तय हमारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो फिर हर एक को ये नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे हम। अब जैसे ये है कि आप जैसे बताया हमने अभी पहले भी कि बोरवेल ड्रिल करते हैं, तो आप उससे थोड़ा और पैसे दीजिए, उससे कहिए भाई इसका रिकॉर्ड बना लो, हमें बताते जाओ, वो आज नहीं कल रॉक्स का भी पता चलता है, वो आज नहीं कल नहीं तो 10 साल के बाद भी काम आएगा। वो रिकॉर्ड रहेगा, बदलेगा नहीं, वो चीज़ मैन को यूज़ कर लेगा। तो अभी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आई, लेकिन 10 साल बाद वो बहुत, फिर आप नहीं कर सकते उसको निकाल। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। दूसरी ये है कि आप पानी को वेस्ट ना करें, जितना हो सके उतना बचाएं, क्योंकि बहुत कीमती हो चुका है अभी जो है वो, और पानी को गंदा ना करें, क्योंकि जब पानी गंदा हो जाए तो भी आपको फिर उसको भी रिसाइकिल करना पड़ता है। तो ऐसी खैर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यही है कि पॉसिबल ये है कि आपके अंदर खुद जज्बा ये हो कि भाई पानी का इंतजाम हर एक करना है और बचाना है, हर एक करना है। तो नाजरीन, ये थे हमारे पास वाटर रिसोर्सेज के एक्सपर्ट प्रोफेसर शकील साहब, जिन्होंने आपको बहुत सारे पहलू पर जो है वो जानकारी दी। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप ज़रूर
अपना ओपिनियन इसके ऊपर शेयर करिए और साथ में आप ये भी बताइए कि कहाँ कहाँ पे पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो हम वहाँ पे यूटिलाइज़ करके तो एटलीस्ट पानी के जो इश्यूज़ हैं उनको कुछ हद तक जो है वो हल करने में कामयाब हो जाए। तो आप देख रहे थे J&K इनसाइट्स, मैं हूँ सैयद मुशर्रफ शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब। चलिए डॉक्टर ठीक है, अच्छा अभी तो आपको